नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से हैं, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय से हैं या गुरु जम्बेश्वर मुरादाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, एमएसयू मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय या आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो या आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप सभी के लिए हमारी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। 100% गारंटी है, जो भी प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है? तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप पूछा गया है, तो दोस्तों एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह, ये कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो CH2ON होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। या इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए CnH2O, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है द इन्वर्टेड शुगर इज। तीसरा क्वेश्चन है इन्वर्टेड शुगर इनमें से कौन सा है? पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें दिया गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इन्वर्टेड शुगर के श्रेणी में नहीं आता है, ये आता है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण प्राप्त होते हैं, जिसे ऑप्टिकल रोटेशन का साइन बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इसे इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। तो तीसरे नंबर में ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। अगर पूछा जाए ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड। बाकी सुक्रोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, जिसमें द रेड्यूसिंग इज, इसमें अपचायक शर्करा पूछा गया। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपचायक शर्करा इनमें से कौन सा है? तो रेड्यूसिंग शुगर की बात हो रही है, तो दोस्तों सुक्रोज को याद रखेंगे। सुक्रोज क्या है? ये आपका रेड्यूसिंग शुगर भी है, और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना ग्लूकोज, माफ कीजिएगा सुक्रोज नहीं होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये आपका रेड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछा जाए कि सुक्रोज, तो ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, सुक्रोज पूछा गया। सुक्रोज इज, सुक्रोज क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड की श्रेणी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज आते हैं आपके। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है? तो पॉलीसैकेराइड के स्टार्च आता है आपका। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी क्या है? ये आते हैं आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। क्लियर है? और आप सबको याद रखना है कि डाइसैकेराइड में टेबल शुगर, अगर आपसे पूछा जाए टेबल शुगर, कैन शुगर, तो कैन शुगर और टेबल शुगर दोनों को डाइसैकेराइड कहते हैं, यानी सुक्रोज को ही क्या कहते हैं? टेबल शुगर और कैन शुगर के नाम से जाना जाता है। और ये कैन जो सुक्रोज होता है ये क्या होता है? ये डाइसैकेराइड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6, इन माल्ट द लिंकेजेस, माफ कीजिएगा, इन माल्टोस द लिंकेज इज, माल्टोस में संधि होती है, तो माल्टोस की जो संधि होती है वो कैसी होती है? आप सबको याद रखना है, इसकी जो संधि होती है अल्फा 1,4 संधि, अल्फा 1,4 लिंकेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट क्वेश्चन है। मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारण होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है जंतुओं में। अगर प्लांट में पूछा जाए तो प्लांट में होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, प्लांट अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्टार्च आप लगाएंगे, और अगर जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारण जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 8, जिसमें विच वन इज द फॉर्म ऑफ टेबल शुगर, कौन सा एक टेबल शुगर का रूप है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था टेबल शुगर, सुक्रोज
याद रखेंगे सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली जो सामान्य चीनी है, सामान्य शुगर है, वो टेबल शुगर रासायनिक रूप में सुक्रोज होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। बात करेंगे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है, ये इसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, आप सब याद रखेंगे, इसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोस ये सबसे मीठी शर्करा होती है, ये कैसी होती है, मीठी शर्करा होती है। ग्लैक्टोज भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सुक्रोज को टेबल शुगर और ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। प्रश्न था, क्या पूछा गया था, टेबल शुगर, तो सुक्रोज पर आप लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, 1 मोल सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब हम 1 मोल ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये हाइड्रोलिसिस करके या हाइड्रोलाइज होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर, क्योंकि सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। प्रश्न नंबर 10, विच स्टेट इज फॉल्स इन द केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको बताना है ग्लूकोज के संदर्भ में। पहला देखेंगे जिसमें दिया गया कि एक एल्डोहेक्सोसेस है, बिल्कुल सही है, ये ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोहेक्सोसेस होता है। दूसरा है कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर ये N हेक्सेन का आकार लेता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य कथन है। तीसरा ऑप्शन है 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता, बिल्कुल ये नहीं देता है, टॉलन परीक्षण देता है। और डी है या फ्यूरानोज के रूप में उपस्थित होता है, तो ये फ्यूरानोज के रूप में उपस्थित नहीं होता है, यही इसका गलत कथन है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11, जिसमें द रफ डिग्रेडेशन यूज टू रिड्यूस द कार्बन चेन एंड इन एन, यानी कि रफ डिग्रेडेशन में कार्बन श्रृंखला को छोटा करने के लिए किया जाता है। तो रफ डिग्रेडेशन में कार्बन श्रृंखला को छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, एल्डोज का प्रयोग किया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एपीमर्स, निम्नलिखित में कौन सा एपीमर का उदाहरण है। तो एपीमर का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया मेरे दोस्त, आप सब ध्यान रखेंगे, एपीमर का जो उदाहरण है वो ग्लूकोज और मैनोज है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें पहला आपका ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है हाइड्रोक्सी एसीटोन और डी दिया गया ग्लिसरॉल डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम रूप है वो क्या है, वो आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल डिहाइड। ग्लिसरॉल डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार का सरलतम रूप है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके पास 3 कार्बन शुगर होते हैं। प्रश्न नंबर 14, द कार्बोहाइड्रेट फाउंड ओनली इन मिल्क इज, यानी कि केवल दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो दूध में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे लैक्टोज कहते हैं, जिसको हम दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। क्लियर है। 15 नंबर प्रश्न है, ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, यानी कि एक सकारात्मक बेनेडिक्ट परीक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये जो नहीं दिया जाता है ये सुक्रोज के द्वारा नहीं दिया जाता, किसके द्वारा, सुक्रोज। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 16, द डाइसैकेराइड हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डाइसैकेराइड का सामान्य आणविक सूत्र। तो डाइसैकेराइड का जो सामान्य आणविक सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। क्या होता है, C12H22O11, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, जिसमें है कि यूरेडिन प्रेजेंट इन आरएनए इज, आरएनए में उपस्थित यूरेडिन होता है। तो आरएनए में उपस्थित जो यूरेडिन होता है वो न्यूक्लियोसाइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोसाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि यूरेडिन एक न्यूक्लियोसाइड है जो यूरेसिल यानी नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज शर्करा से मिलने से बनता है। जब इसमें फास्फेट जुड़ता है तब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो जब फास्फेट नहीं जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोसाइड रहेगा, आरएनए में होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 18, न्यूक्लियोसाइड कंटेन, न्यूक्लियोसाइड में होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में बेस शर्करा होती है, यानी बेस शुगर होता है। क्या होता है, बेस शुगर। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस होता है। जब इसमें फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है तो न्यूक्लियोसाइड में केवल बेस शुगर होते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 19, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक कंपोनेंट, किस एक के लिए निम्नलिखित यौगिक का एक घटक में रूप में होता है, घटक के रूप में होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोज शर्करा केवल डीएनए का मुख्य घटक होती है, जबकि आरएनए राइबोज शर्करा C2OH युक्त पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, द पेंटोस इन न्यूक्लियोटाइड आर, न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोस है, तो न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस का कार्य करता है वो बीटा फेरनोस फॉर्म होता है। कौन देता है? बीटा फेरनोस फॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर है 21, जिसमें है द बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए का बैकबोन होता है। तो डीएनए का जो बैकबोन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही होता है। कैसा होता है? ये जल स्नेही होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 22 इसमें है द लेंथ ऑफ वन टर्न्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है दोस्तों? 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, इन न्यूक्लिक एसिड द बॉन्ड बिटवीन फास्फेट एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज, न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा के फास्फेट तथा हाइड्रॉक्सिल समूह के मध्य बंध जो होता है वो कैसा बंध बनता है? तो इसके बंध जो बंध बनता है वो दोस्तों एस्टर बंध बनता है, एस्टर बॉन्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि शर्करा के हाइड्रॉक्सिल यानी OH समूह पर और फास्फेट समूह के बीच बनने वाले जो बंध होते हैं उनको एस्टर बंध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, क्रोमेटिन इज कंपोस्ट ऑफ, क्रोमेटिन बना होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, क्रोमेटिन किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से, केवल न्यूक्लिक अम्ल से, केवल प्रोटीन से, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रोमेटिन जो बना होता है वो किससे बना होता है मेरे भाई? याद रखेंगे ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर के क्रोमेटिन बना होता है। इसलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, जिसमें पेप्टाइड चेन टर्मिनेशन अकर्स विच कॉर्डन, यानी कि पेप्टाइड श्रृंखला का समापन किस कोडन के साथ होता है? तो किस कोडन के साथ होता है दोस्तों? तो इसका कोडेन जो है वो क्या है? याद रखेंगे इसका कोडेन है UGA, UUA और UAG। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, जिसमें विच इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो अम्ल कौन सा सबसे सरलतम अमीनो अम्ल है? सरलतम अमीनो अम्ल इसमें पूछा गया है। तो सरलतम अमीनो अम्ल जो है वो है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सरलतम अमीनो अम्ल है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 27, विच वन इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड, कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? आवश्यक अमीनो अम्ल की बात हो रही है तो ल्यूसीन को याद रखेंगे। ल्यूसीन क्या है? एक प्रकार का आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 28 आपके स्क्रीन पे, और 28 नंबर प्रश्न है, इफ pK1 2.34 एंड pK2 9.60 देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज, यदि pK1 का मान दिया गया है 2.34 और pK2 का मान है 9.60, तो समविभव बिंदु का मान क्या होगा? समविभव बिंदु का जो मान होगा वो 5.97 होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी जो गणना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो गणना सिद्धांत जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का वो पीआई निकालने का जो सूत्र है, ठीक है, पीआई निकालने का जो सूत्र है वो है pK1 प्लस pK2 अपान 2। यही आप करोगे आपका पीआई का मान निकल जाएगा। तो पीआई का मान क्या है? 2.34 प्लस 9.60 बाई 2, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.97। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में चिराल कार्बनों की संख्या कितनी होगी? तो आइसोल्यूसिन में चिराल कार्बन की जो संख्या है
वो 2 है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 30, नंबर ऑफ चिराल कार्बन चिराल सेंटर इन ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में चिराल केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ग्लाइसिन में चिराल केंद्रों की जो संख्या है वो 0 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के विकृति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से जो कारक उत्तरदायी नहीं है वो चार्ज, आवेश इनमें से उत्तरदायी नहीं है, बाकी पीएच चेंज, हीट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 की तरफ, और 32 नंबर प्रश्न में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज फर्स्ट सीक्वेंसेड बाय फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का सर्वप्रथम अनुक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम जो अनुक्रमण किया था वो इंसुलिन का किया था। किसका किया था? इंसुलिन का। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो आप सब याद रखेंगे 1951 से 1953 के मध्य इसकी खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। ठीक है, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? इन्होंने प्रोटीन के सर्वप्रथम अनुक्रमण किया था। किसका? इंसुलिन का। कब नोबेल पुरस्कार इनको मिला था? तो 1958 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, हाउ मनी अमीनो एसिड मेक अप ए प्रोटीन। कितने अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कितने अमीनो अम्ल, तो कम से कम 20 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34, विच बॉन्ड अकर बिटवीन द अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध बनता है? तो अमीनो अम्ल के मध्य में जो बंध बनता है या बंध लगता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। किसके बीच में? अमीनो अम्ल के मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय। प्रोटीन की 3D संरचना को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो ये निर्धारित किया जा सकता है बोथ ए एंड बी, दोनों के द्वारा, यानी कि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के माध्यम से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, निनहाइड्रिन ए रेजेंट यूज टू डिटेक्ट। निनहाइड्रिन एक अभिकर्मक है जो किसके परीक्षण में उपयोग किया जाता है? तो इसका हम उपयोग करते हैं किसके परीक्षण के लिए? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल के लिए इसका हम परीक्षण करते हैं। तो 36 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है, निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल को फोटोमेट्रिक सिस्टम से उपयोग करके 440 nm के साथ तरंग दैर्ध्य पर मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य पर मापा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल को फोटोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करके 440 nm के तरंग दैर्ध्य पर मापा जाता है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोलिन। प्रोपोलिन, ओके, इसको हम 440 nm के तरंग दैर्ध्य पर माप सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि विभिन्न पीएच मान में विलयन पर एक अमीनो अम्ल के पास कितने आवेश होते हैं? ठीक है, क्या वो आवेश धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक, या कोई नहीं, या इनमें से सभी? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि विभिन्न पीएच मान के विलयन पर एक अमीनो अम्ल के पास धनात्मक, ऋणात्मक और कोई नहीं, ये सभी इसके फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 39, द स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द अमीनो एसिड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अमीनो अम्ल के जोड़ने से बनने वाली संरचना को प्रोटीन की कौन सी संरचना कहते हैं? तो प्रोटीन की ये प्राथमिक संरचना होती है। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनने वाली संरचना को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से संबंधित है? तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से जो संबंधित है वो है अमीनो एसिड सीक्वेंस, अमीनो अम्ल का अनुक्रमण। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण का बताएं तो स्पष्टीकरण में क्या है कि किसी भी प्रोटीन
की श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सटीक जो क्रम होता है उसकी प्राथमिक संरचना ही प्रभाषित करती है। यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स द्वितीय सेकेंडरी संरचना के भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 41, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा हेलिक्स की स्थिरता को प्रभावित नहीं करता है। तो अल्फा हेलिक्स की स्थिरता को जो प्रभावित नहीं करता है वो है एनिलीन तथा ग्लाइसिन आवेशों की उपस्थिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 42, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिफाइंड बाय, प्रोटीन के द्वितीयक संरचना को प्रभाषित करते हैं। प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है इसको प्रभाषित किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा प्रभाषित किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटीन की चतुर्थारक संरचना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रोटीन की संरचना के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो सिंगल पेप्टाइड चेन, एकल पेप्टाइड श्रृंखला इनमें से क्या है? एकल पेप्टाइड श्रृंखला, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 44 नंबर प्रश्न है विच अलाउ द एंजाइम टू कंबाइन विथ इट्स सब्सट्रेट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइमों को अपने प्रतिस्थापित बिंबाणु के साथ संयोजन करने की अनुमति देता है। तो संयोजन करने की जो अनुमति देता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका धातु आयन, कोएंजाइम, सहायक कारक, ये सभी हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज कंसीडर्ड अंडर द लिगेज बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को लिगेंड ड्रग डिजाइनिंग के तहत माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फार्मेकोफोर मॉडलिंग और QSAR मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये डोमेक के द्वारा सल्फोनामाइड की खोज की गई थी। कब खोज इसकी की गई थी दोस्तों? तो आप सब याद रखेंगे इसकी जो खोज की गई थी 1932 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, जिसमें संरचनात्मक रूप से एक सल्फोनामाइड्स में एक नाइट्रोजन परमाणु होता है जिसमें केवल एक हाइड्रोजन बंद होता है। तो सल्फोनामाइड का वर्गीकरण होगा, तो सल्फोनामाइड का जो वर्गीकरण होगा वो द्वितीयक में होगा, सेकेंडरी में होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, जिसमें डाइजेपाम है। तो डाइजेपाम एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का दोस्तों ये आईसी मेनली मेटाबोलाइट टू डिमेथाइल डाइजेपाम होता है, मुख्य रूप से डेसिमिथिल डाइजेपाम के लिए चयापचय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49, जिसमें है क्लोरो ऑक्सीलेनाल तथा टर्पिनाल का मिश्रण का कार्य क्या करता है? तो इसके मिश्रण का जो कार्य है वो ये क्या होता है? एंटीस्पेटिक होता है, यानी कि ये रोगाणु रोधक होता है। कैसा होता है? रोगाणु रोधक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिजिक। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़हार दवा है? तो एनालिजिक एजेंट इसमें पूछा गया है। तो एनालिजिक जो है इनमें से वो है कौन सा? वो नोवालाजिन। ये क्या है? एक प्रकार का दोस्तों पीड़हार दवा है, यानी कि ये एनालिजिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटीसेप्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है? तो एंटीसेप्टिक की तरह जो कार्य करता है वो कौन सा करता है? वो दोस्तों इनमें से बोरिक अम्ल 1,2 प्लस इथेनॉल H2O2 ये सभी क्या है? ये रोगाणु रोधी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 52, जिसमें है द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑफ एड वाज रिपोर्टेड इन। एड्स का पहला उदाहरण रिपोर्ट किसने किया था? तो एड्स का जो पहला उदाहरण रिपोर्ट है वो यूएस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका सबसे पहला जो आधिकारिक क्लिनिकल मामला आया था वो जून 1981 में आया था। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न है हाउ मेनी स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन एग्जिट। यानी HIV संक्रमण के कितने चरण मौजूद हैं? तो दोस्तों इसके 3 चरण मौजूद हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 54, जिसमें है कि ऐसा माना जाता है कि HIV से उत्पन्न हुआ है। तो HIV ये चिंपैंजी से माना जाता है कि उत्पन्न हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
सिम्टम ऑफ एड्स, एड्स के यहाँ पर सिम्टम पूछे गए हैं, जिसमें हम आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ज्वार, बी ए सूजी हुई लसिका ग्रंथि, सी थकान और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी एड्स के लक्षण है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज द constitute particles occupying the corner positive positions only। निम्नलिखित में से किस एकक कोशिका में घटक कण केवल कोने की स्थिति में होते हैं? तो कोने की स्थिति में जो घटक कण होते हैं वो कौन से होते हैं? वो फॉर्मेटिव सेल होते हैं। कैसे? फॉर्मेटिव सेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 57, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर यूज टू कैरेक्टराइज एज ए यूनिट सेल। एकक कोशिका को चिन्हित करने के लिए कितने प्रचालनों का उपयोग किया जाता है? तो कितने प्रचालनों का उपयोग किया जाता है इसमें आप सब ध्यान रखेंगे। इस पे उपयोग किया जाता है 6 प्रचालनों का उपयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही। NaCl क्रिस्टल की समवयन संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो समवयन संख्या होती है वो 6:6 होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, द मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ CHCl कॉरेस्पॉन्ड टू। CHCl में एकक को कोशिका का द्रव्यमान समतुल्य होता है, तो ये द्रव्यमान होता है समतुल्य 1CS प्लस एवं 1Cl माइनस के, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी यूज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी प्रकाश के किस गुणन का उपयोग करता है? ये प्रकाश के डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन का प्रयोग करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द ब्रैग्स लॉ इज एन लैम्डा इक्वल टू। तो एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 2d साइन थीटा होता है, इसलिए 62 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक्स लॉ इज यूज टू विच प्रोसेस। ब्रेक्स का नियम का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो ब्रेक्स के नियम का उपयोग इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो आप सब याद रखेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64, ब्रेक्स लॉ वाज प्रपोज्ड इन। तो ब्रेक्स का नियम कब अस्तित्व में आया था या स्थापित किया गया था? तो 1913 में यह स्थापित किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 65, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है एलिजरीन ए मॉडरेट डाई इज नॉट यूज इन। एलिजरीन एक रंग बंधक रंजक है। रंग बंधक मतलब है कि ये रंग के प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग प्रिंटिंग में नहीं किया जाता, माफ कीजिएगा पेंटिंग में, चित्रकारी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। कॉटन डाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि फिनालप्थीन किस वर्ग के रंजक से संबंधित रखता है? तो ये संबंध किससे रखता है? ये जो संबंध रखता है ये रखता है थैलिक रंजक से। किससे? थैलिक रंजक से संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 68, जिसमें है कि फिनालप्थीन एक संश्लेषित सूचकांक है और इसमें रंग क्रमशः अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में होता है। तो क्षारीय जो विलयन में होता है उसका रंग कैसा होगा? तो इसमें इसका जो रंग होगा वो कलरलेस और पिंक होगा। कैसा होगा? रंगहीन तथा गुलाबी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। 69 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है ए बेट डाई ऑफन यूज टू ऑफन जीन्स इज। एक बेट डाई जो प्राय जीन्स के रंग करने में प्रयोग होता है उसको इंडिगो कहते हैं। इंडिगो डाई का प्रयोग जीन्स के कलर करने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोफोर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है? यहाँ पर बात हो रही क्रोमोफोर इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्रोमोफोर की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी कि NH2 ये क्रोमोफोर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ये ऑक्सोक्रोम है। बाकी NO2 N डबल बॉन्ड N और -NO ये सभी क्रोमोफोर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 है, विच इज एसिडिक डाई। कौन सा अम्लीय रंजक है? तो अम्लीय रंजक इनमें से पूछा गया दोस्तों। आप सभी याद रखेंगे अम्लीय रंजक वह रंजक होते हैं जिनमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनालेप्थीन ये सभी इंक्लूड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर प्रश्न है कि फिनालेप्थीन में उपस्थित क्रोमोफोर। तो फिनालेप्थीन में
उपस्थित क्रोमोफोर जो है वो कौन से है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 73। 73 नंबर प्रश्न है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई। बेसिक डाई का इनमें से कौन सा है? कौन इनमें से बेसिक डाई है जिनमें एलिजीन दिया गया है, मैलिकाइट ग्रीन है, इंडिगो है और दिया गया है मिथाइल ऑरेंज। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा मैलिकाइट ग्रीन। ये एक प्रकार का क्षारीय रंजक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोक्रोम। इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम नहीं है? तो ऑक्सोक्रोम इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका डी आंसर यानी कि सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, ये आपका ऑक्सोक्रोम नहीं है, क्रोमोफोर है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है नायलॉन के धागे बने होते हैं। तो नायलॉन के जो धागे बने होते हैं वो पॉलीएमाइड पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीएमाइड पॉलीमर यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में मैंने पेपर में 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा या कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा हमारा और वीडियो लेक्चर जो हमने वन शॉट वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा रखा है। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। जब आपका पेपर हो जाया करे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आप पेपर जल्द से जल्द सेंड कर दिया करिए ताकि आंसर की आप सबको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।